तो यही पता था कि मेरा यहाँ का वीज़ा है। 7 बजे गाड़ी आई, गाड़ी वाले ने मुझे रिसीव किया। जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरे साथ पहले 4 और बंदे थे। मीन्स कि उन्होंने हमें इस तरह से, वो एयरकन एयरपोर्ट की तरफ से एक गांव था वहाँ तक ले गए कि जिस तरह पता नहीं हम कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। सर नीचे करें, बात नहीं करनी, मोबाइल ऑफ कर दें। तो मैं परेशान हो गया, पता नहीं क्या काम, ना मैं एजेंट से कांटेक्ट कर सकता था। फिर एयरकन एयरपोर्ट के पास एक गाँव में जाकर उन्होंने मैं उतारा। एक बहुत अंधेरा था कमरे में। उन्होंने कहते हैं जी मैं गाड़ी पार करके आ रहा हूँ, 10 मिनट तक आपने यहाँ रुकना है। हम रुके, 10 मिनट रुके, तब मुझे पता चला कि मेरी यहाँ से आगे डंकी है। लेकिन तब मैं कुछ कर नहीं था सकता, क्योंकि मैं एक अनजान हो चुका था। ना मैं किसी से कांटेक्ट कर सकता था, ना मैं अपनी फैमिली को बता सकता था। इस तरह से मुझसे धोखा हुआ। तो मुझे यहाँ की साउथ साइप्रस की अमेरिकन यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स भेजते रहे, जी आपका ये फलां आ रहा है लेटर, आपने अब इतने पैसे देने। तो मुझसे पैसे लेके कहते थे जी मैं बैंक में फ़ीस पे कर रहा हूँ। तो मुझे यही था, क्योंकि मैंने उन पर आँखें बंद करके यकीन इसलिए किया क्योंकि दूर के रिश्तेदार थे और मैंने उससे पहले कभी साउथ साइप्रस का नाम नहीं था सुना। तो मैं बड़ा खुश था कि मैं यूरोप जा रहा हूँ इतने कम पैसे में। इंसान कहता है यार 7 लाख रुपए में यूरोप, और टिकट करवानी है, और बंदे को क्या चाहिए। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कश्मीर टू यूरोप व्लॉग। आज मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? आहद अल्ताफ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई जी, आप ये बता दें पाकिस्तान किस जगह से हैं आप? मैं पाकिस्तान सियालकोट से हूँ। सियालकोट से हैं जी भाई आहद अल्ताफ, ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में क्या करते थे आप? स्टडी स्टूडेंट था। आपकी एज क्या है? 19 ना 19 साल उम्र है इनकी। पाकिस्तान में स्टडी कर रहे थे। इसकी अब कह ली जो मैं ऐसी इन रात को एक बार स्टूडियो कहूँ तो मेरा इरादा ये था कि आपके साथ भी इनकी स्टोरी शेयर कर दूँ। तो काइंडली आप बता दें अपनी जो जर्नी है पाकिस्तान से ले यहाँ तक, ठीक है, आप कैसे आए हैं, किस तरह आपको बताया गया है, ठीक है, जो आपको अपनी रात को जो स्टोरी सुनाई थी ना वही सैम मुझे सुना दें, फिर से मेरे व्यूज़ जान सकें आप कैसे आए हैं, किस तरह से आए हैं, कौन सा धोखा आपके साथ हुआ है, क्या हुआ आपके साथ। बिल्कुल वो सारी डिटेल बता दें व्यूज़ में देखने वाले को, जो मुझे रात को सुनाई थी। ठीक हो गया जी। मैंने इंटर कंप्लीट किया, इंटर के एग्ज़ाम्स दिए, तो मैंने आर्ट्स की क्लास ज्वाइन की थी क्योंकि मेरा इरादा था, मेरी ख्वाहिश थी कि यूरोप जाने की, यूरोप जाके स्टडी करना, खुद मतलब अपना फ्यूचर डिस्कवर करना। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। तो प्रोसेस स्टार्ट था हमारा। तो अचानक ही बीच में हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, वो एजेंट थे, वो साइप्रस में ना लोगों को भेजा करते थे। मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम साइप्रस का नाम सुना था। वो मेरे पास है, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ऑस्ट्रेलिया के लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया है, आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा वीज़े में, 1 साल। आपको पता है कि यूरोप कंट्री में कोई भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है तो काफ़ी टाइम चाहिए होता है, उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको इंटरव्यूज़ क्लियर करने पड़ते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी यहाँ पे आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, इस तरह। मीन्स कि उन्होंने मुझे ना ग्रीन बाग दिखाए, बहुत बड़े बड़े उन्होंने मुझे बाग दिखाए। तो फिर मैं उनकी बातों में आ गया। उन्होंने मुझे कहा जी आप 7 लाख रुपए हमें दें, उसके अलावा आप अपनी टिकट करवाएंगे और आप 1 महीने के अंदर अंदर यूरोप साउथ साइप्रस में चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दिया, कभी बैंक स्टेटमेंट बनवाना, कभी FRC, कभी कुछ, ये सारा प्रोसेस करके मुझे तकरीबन 21 दिन के अंदर अंदर ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो मुझे जो मैं मुझसे पैसे लेते रहे, उन्होंने मुझे एकदम से मुझसे उन्होंने 7 लाख रुपए नहीं लिया। वो मुझे यहाँ की साउथ साइप्रस की अमेरिकन यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स भेजते रहे, जी आपका ये फलां आ रहा है लेटर, आपने अब इतने पैसे देने। तो मुझसे पैसे लेके कहते थे जी मैं बैंक में फ़ीस पे कर रहा हूँ। तो मुझे यही था, क्योंकि मैंने उन पर आँखें बंद करके यकीन इसलिए किया क्योंकि दूर के रिश्तेदार थे और मैंने उससे पहले कभी साउथ साइप्रस का नाम नहीं था सुना। तो मैं बड़ा खुश था कि मैं यूरोप जा रहा हूँ इतने कम पैसे में। इंसान कहता है यार 7 लाख रुपए में यूरोप, और टिकट करवानी है, और बंदे को क्या चाहिए। लालच आ जाती है ना, इंसान को लालच आ ही जाती है। मैंने पैसे दे दिए जी। वहाँ से 11 तारीख को जब मैंने यहाँ पर आना था, 11 तारीख को मेरी जो है ना मैंने टिकट करवाई 1,72,000 मुझे मिले। लाहौर एयरपोर्ट में मैं आया था, मेरी 2:30 बजे की फ़्लाइट थी। मैं 11 बजे लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा। वो एजेंट वहाँ पे पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुझे एक दुबई का विज़िट वीज़ा दिया जो कि 21 दिन का था। उसके अलावा उन्होंने मुझे मेरी जो डिग्रियाँ थी ना वो दी, इंटर की और मैट्रिक की। और इवन के मैं मैट्रिक में और इंटर में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, मैं 80+ मार्क्स थे, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ेक डिग्रियाँ दी। तो मैंने कहा कि जब मेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं तो आप मुझे फ़ेक डिग्रियाँ क्यों दे रहे हैं, इसमें तो मार्क्स भी कम है। तो वो कहते हैं नहीं जी ये हमारा एक प्रोसेस होता है, इसके थ्रू हमने आपको अप्लाई करवाया हुआ है, 50% आपकी स्कॉलरशिप है। तो जब उन्होंने 50% स्कॉलरशिप कहा और दुबई का वीज़ा दिया, आप विज़िट मिला मुझे, मैं एक और मतलब खुश हो गया कि यार मुझे इतना अच्छा एजेंट है कि मुझे दुबई का विज़िट दे रहा है फ्री के अंदर। उसके अलावा उन्होंने जब मुझे एक रिटर्न टिकट दी दुबई की, तो मैंने कहा जी ये रिटर्न टिकट का क्या मकसद है। कहते जी आपका वीज़ा दुबई में आया है, आपने ये शो कराना है कि सिर्फ मैं दुबई विज़िट के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, मैं दुबई विज़िट के लिए जा रहा हूँ। मैं वहाँ पर गया, मेरे पास तब तक यूरोप का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। मैं दुबई गया, वहाँ पे मेरा 11 घंटे का मतलब उन्होंने 11 घंटे बाद मेरी अगली फ़्लाइट थी। मैं दोस्त वगैरह को इनवाइट किया, वो आए हुए थे, 11 घंटे घूमे।
फ़्लाइट से 2 घंटे पहले उन्होंने मुझे मतलब पेपर्स वगैरह भेजे यूनिवर्सिटी के स्टडी वीज़े के। जब वो मैंने पेपर्स के प्रिंट निकाले देखे तो उस पर नॉर्थ साइप्रस लिखा हुआ था। देन मैंने उन्हें कॉल की लेकिन उनको कॉल नहीं लगी। काफ़ी टाइम में कॉल करता रहा, कॉल नहीं लगी। मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया, मैं चला गया। फिर मेरा तुर्की एयरपोर्ट में, जब इस्तांबुल एयरपोर्ट में मेरा 3 घंटे का स्टे था, वहाँ जाके फिर जब मैंने उनसे कॉल की, कॉल पे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। साउथ साइप्रस की जो यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, इनकी उधर ब्रांच है नॉर्थ साइप्रस में, वहाँ जाके सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, वहाँ से आपको साउथ साइप्रस के मतलब कागज़ वगैरह मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके हो गया। जब मैंने वहाँ से वो नॉर्थ साइप्रस के लिए, मैं तुर्की से फिर मैं नॉर्थ साइप्रस आया। एयरकन एयरपोर्ट में मुझे एक एजेंट ने रिसीव किया। उस एजेंट का नाम था चीमा नाम का लड़का था, छोटी सी उसकी उम्र होगी 20 साल। उसने मुझे रिसीव किया, मुझे लेके गया। फिर हम एक जगह पर गए जहाँ पर मीन्स के वहाँ लड़कों को रखा जाता था यहाँ भेजने के लिए। जब मैंने उस जगह की जाके हालत देखी तो मुझे ना बड़ा अजीब सा हुआ कि मतलब इससे जिस तरह पाकिस्तान में झोंपड़ियाँ नहीं होती उस तरह की हालत में देख के परेशान हो गया। फिर मैंने अपने एजेंट को कॉल की, भाई ये किस तरह की मुझे जगह पे लेके आए हो। फिर उसने मुझे बड़े ग्रीन हरे बाग दिखाए, क्योंकि अभी तक उसको पेमेंट नहीं हुई थी, इसलिए वो मेरी हर बात मान रहा था। उसने मुझे जी निकोसिया बेटिंग लफ्कोशी के साथ एक होटल में 4 दिन के लिए रूम लेके दिया। मैंने कहा यार 4 दिन हमने इधर क्या करना है। कहते हैं जी आप 4 दिन का आप टूर है, आप घूमें, आपको क्या चाहिए, फ्री में मेरी तरफ से पैसे लग रहे हैं। फिर मुझे क्रश हुआ थोड़ा सा, घूमना है फिरना है। मैं 4 दिन घूमता रहा। रात को 6 बजे जी मुझे उनकी 6 बजे कॉल आई कि जी नीचे एक गाड़ी आएगी, वो आपको रिसीव करेंगे और आपको साउथ साइप्रस छोड़ के आएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो यही पता था कि मेरा यहाँ का वीज़ा है। 7 बजे गाड़ी आई, गाड़ी वाले ने मुझे रिसीव किया। जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरे साथ पहले 4 और बंदे थे। मीन्स कि उन्होंने हमें इस तरह से, वो एयरकन एयरपोर्ट की तरफ से एक गांव था वहाँ तक ले गए कि जिस तरह पता नहीं हम कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। सर नीचे करें, बात नहीं करनी, मोबाइल ऑफ कर दें। तो मैं परेशान हो गया, पता नहीं क्या काम, ना मैं एजेंट से कांटेक्ट कर सकता था। फिर एयरकन एयरपोर्ट के पास एक गाँव में जाकर उन्होंने हमें उतारा। एक बहुत अंधेरा था कमरे में। उन्होंने कहते हैं जी मैं गाड़ी पार करके आ रहा हूँ, 10 मिनट तक आपने यहाँ रुकना है। हम रुके, 10 मिनट रुके, तब मुझे पता चला कि मेरी यहाँ से आगे डंकी है। लेकिन तब मैं कुछ कर नहीं था सकता, क्योंकि मैं एक अनजान हो चुका था, ना मैं किसी से कांटेक्ट कर सकता था, ना मैं अपनी फैमिली को बता सकता था। इस तरह से मुझसे धोखा हुआ। फिर वहाँ से हमें उन्होंने रिसीव किया। वहाँ पे एक जाके ना थोड़ी सी दूर जाके जगह पे बिठा दिया हमें। आप यकीन करें 3 घंटे वहाँ पर उन्होंने बिठाया कि पीछे से 4 लड़के और आएंगे, फिर हम 9 लड़कों को आगे लेके जाएंगे। फिर 12 बजे हमें स्टार्ट, चलते रहे। और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई आगे साउथ साइप्रस के लिए। वहाँ से 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे उन्होंने मुझे घर से रिसीव किया। 4 बज के 3:30 बजे उन्होंने मुझे टैक्सी स्टैंड पे छोड़ दिया। मेरे साथ 3 लड़के और थे। तो उन्होंने टैक्सी स्टैंड पे छोड़ के यही कहा कि यहाँ से आप टैक्सी पकड़ें और कैंप में जाएं। उससे पहले मुझे कैंप का कुछ पता ही नहीं था। रात के 3:30 बज रहे थे। इस कंट्री में मैं किसी को जानता नहीं था, ना मेरे पास सिम अवेलेबल, ना मेरे पास नेट अवेलेबल। मैं किससे कॉन्टैक्ट करता। मजबूरन मैंने टैक्सी पकड़ी। टैक्सी वाले को 30 यूरो दिए। उसने हमें 4:15 में कैंप के पास लाके छोड़ दिया। उस टाइम पे कैंप बंद था। पूरी रात हमने सर्दी में बाहर गुजारी। सुबह जब 10 का टाइम हुआ फिर हम लोग गए, हमारी एंट्री हुई है। देन उसके बाद मैंने एजेंट से बहुत मरतबा कोशिश करना चाहिए, लेकिन उसके बाद मेरी उनसे कांटेक्ट नहीं हो सका और अभी तक उनसे मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो बताना चाहता हूँ कि देखें, आप लोगों को एजेंटों की बातों पे नहीं आना चाहिए। आप अगर साउथ साइप्रस आते हैं तो आप ये कंफर्म कर लें कि आपका स्टडी वीज़ा है कि नहीं है, क्योंकि साउथ साइप्रस का पाकिस्तानियों को स्टडी वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी आई थिंक नहीं है। इसका सिर्फ एक ऑफिस है जो कि कराची के अंदर है। तो आप एजेंटों की बातों पर ना आए जिस तरह मैं आया था। मैं नहीं था चाहता किसी और के साथ भी धोखा हो। मेरी वीडियो ये बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को भी मैसेज दे सकूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यूरोप के, मैंने यूरोप जाना है, ठीक है, जहन में यही बिठाया हुआ है। ये देख लें बाइक के साथ इनका फैमिली बैकग्राउंड भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मतलब पीछे से मतलब इनकी जो अम्मी अबू हैं वो भी माशाल्लाह एक अच्छी पोस्टों पे हैं, ठीक है। इनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। किसी भी यूरोप कंट्री में बासानी लीगल भी, पढ़ाई भी इनकी अच्छी है, मतलब तालीम याफ्ता है, ठीक है। किसी भी कंट्री में ये लीगली जा सकते थे, लेकिन एजेंट की बातों में आके इनका अपना फ्यूचर ख़राब कर दिया। मैं तो ये बात बोलूँगा, इधर आके क्या करेंगे ये बनस्बत इसके कि अगर लीगल तरीके से किसी और कंट्री में जाते, ठीक है, तो वो इनके लिए बेहतर था। अभी आके ये फंस गए। तो अभी देखें इनके साथ क्या था। अच्छा जी, आपने रात को एक स्टोरी भी सुनाई थी कि जो आपके साथ लड़के थे जी पैसे के लिए नहीं हो गए थे वो जी बिल्कुल। जब 9 लड़के थे, हमें जब बॉर्डर के उस तरफ हमें गया तो आगे से हमें एक गाड़ी रिसीव करने के लिए आई थी और एक कार के अंदर आपको पता है कि 9 लड़के बैठ नहीं सकते। 4 लड़कों को उन्होंने रिसीव किया। वो कहते हैं मैं 1 घंटे के अंदर आ रहा हूँ। बॉर्डर के ऊपर उन्होंने हमें छोड़ दिया। 5 लड़कों को एक गाड़ी के पीछे छुपाया। मतलब हमने अपनी जान को हाथ पे रख के वहाँ रुके। कोई हमें पकड़ लेता तो हमारी जान को ख़तरा भी था। 1.5 घंटा गुजरा। उन्होंने दोबारा हमें रिसीव किया। 5 लड़कों को हम वो लेके गए। उनमें से उनके पास 3 लड़कों की तस्वीरें आई थी, हम 5 में से।
उन्होंने कहा जी ये 3 लड़के मेरे साथ रहेंगे, 2 लड़कों को मैं टैक्सी स्टैंड पे छोड़ दूंगा। जिन्होंने 4 लड़कों को रिसीव किया था उन्होंने उनको टैक्सी स्टैंड पे नहीं था छोड़ा हुआ, बल्कि बॉर्डर से थोड़ी साइड दूर जाके गाँव से एक बाग के अंदर उनको बिठाया हुआ था। सही। और वो जो हम में से तकरीबन 9 लड़कों में से उन्होंने टोटल 4 लड़कों को उस रात के अंदर कैंप तक पहुंचाया, बाकी 5 लड़कों को वो अपने रूम में ले गया एजेंट। वहाँ उन्होंने तब तक नहीं छोड़ा, एक कमरे में बंद किया हुआ था जब तक उनकी पेमेंटें क्लियर नहीं हुई। उनकी पेमेंट क्लियर थी इसलिए उनकी पेमेंट क्लियर नहीं थी इसलिए उनको अलग जगह पे ले गए। वहाँ पर ना उनको कोई खाना वगैरह की कोई सहूलत नहीं देगी, उन्हें एक रूम के अंदर सबको मतलब रखा गया है। जब तक उनकी उनसे मतलब उनको डराया गया, उनके घर पे कॉलें करवाई गई जी आप पेमेंट क्लियर करेंगे तो हम आपके बच्चों को छोड़ेंगे, नहीं तो हम इन्हें पुलिस वालों के पास देंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। जिस डरा रहे थे, ये क्या करने, एजेंट लोग तो खुद ही फंस जाते हैं, पुलिस वालों के पास लेके जाएंगे तो ये खुद ही फंस जाते, ठीक है। अदरवाइज बंदे नहीं थे, डर गए, ठीक है। लेकिन मैं हर बंदे को अभी यही कहता हूँ, काइंडली इलीगल वे जो आप ना यूज़ करें। अगर आपने स्टूडेंट वीज़े पे जाना है तो कोई भी अच्छी सी कंट्री यूज़ करें और लीगल वे यूज़ करें, ये इलीगल वे ना यूज़ करें, आपकी इज्जत भी नहीं है। देखें अपनी जान हथेली पे रख के आते हैं, बेशक ये बड़ा मुश्किल है, ये आसान है, लेकिन आप इलीगल आ रहे हैं, ठीक है। कुछ भी कोई भी हैपन आपके साथ हो सकता है। दूसरे पर एक लड़का है हमारे कैंप में, आज मेरी उससे बात हुई है, तो वो बता रहा था कि मैं ना क्या कहते हैं पंजाबी में कच्ची फेल हुई, वो ये कह रहा था ना, मतलब एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ। तो वो कह रहा है मेरी जीवन ने BA की डिग्री लगाई हुई है साथ, तो उसे उर्दू भी सही बोलना नहीं आता। तो उसका भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इंटरव्यू अपलोड करूँगा, आप देख लेना, ठीक है। उससे भी बातचीत करूँगा। ये थे हमारे आहद भाई, इनके साथ जो हुआ, तो मेरी सोच ये थी कि मैं इनकी ज़बानी आप तक ये बात पहुँचा सकूँ, एजेंडों की बातों में ना आए। अभी इनको पछतावा और है, मतलब ये 8,72,000 का मुबेश लगा के आए टिकट समेत, ठीक है। टिकट इनकी अपनी थी, 1,72,000 टिकट पे खर्च किया, 7 लाख की डील हुई थी एजेंट के साथ इनकी, जो नॉर्थ साइप्रस तक था, ठीक है, या साउथ तक था टोटल, ठीक है। 1,72,000 की टिकट खुद ली है। तो अभी ये आके फंस गए हैं, मतलब, ठीक है। इधर आके मतलब कोई पुरसान हाल नहीं है इनका, क्योंकि अभी ये सोच रहे मैंने करना क्या है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कैसे होगा, ये इधर स्टूडेंट वीज़े पे आए, इधर एजेंट ने इनको बताया था 4 साल का वीज़ा आपका साउथ साइप्रस का, ठीक है। बाकी हर तरह से एजेंट ने इनके साथ धोखा किया है। जब नॉर्थ साइप्रस लेके गए तो उनको बताया गया कि इधर साउथ में एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए आप उधर उतरेंगे, वहाँ से आपको जो है गाड़ी पे लेके आएंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। फिर बताया गया कि आप 4 दिन उधर रुकें, इनकी जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटी है नॉर्थ में, उसमें आपने कोई थोड़ा सा पेपर वर्क करना है, ठीक है, एंट्री करवानी है, तो फिर वो प्रोसेस है, उसके बाद आप इधर आ जाएंगे, लीगल आएंगे। तो तब इनको आके पता चले हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो काइंडली आप लोग भी फ्रॉड से बचें। मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है यार, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरी गुजारिश यही है कि इलीगल काम ना करें। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, जिस बंदे के साथ कुछ भी बुरा होता है मेरी कोशिश होती है कि अल्लाह ना करे किसी और के साथ ही बुरा हो, ठीक है। आपके लिए मैं मैसेज लेके आता हूँ, इस पर प्लीज़ गौर करें और खुदा का वास्ता रुक जाए, ये बुरे काम ना करें, आपके लिए अच्छा नहीं है। सो मुझे उम्मीद है आप इन बातों पे गौर करेंगे। इसी के साथ मुझे और आहद को दें इजाज़त। अच्छा, लास्ट में आहद आपके जानने वाले हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर देंगे, कश्मीर टू योर व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। जितने भी मेरे जानने वाले हैं, जितने भी पाकिस्तानी भाई, कोई भी हम ये भाई आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बनाते हैं, इन्हें इससे कोई बेनिफिट नहीं है, ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें, ताकि हर एक बंदे को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो धोखा हमारे साथ हुआ ये किसी और के साथ ना हो सके। ओके जी, इसी का इजाज़त दूँगा। खुदा ने खैर की तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।